हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं एक डिक्लेरेशन करने वाला हूँ कि मैंने रिसेंटली NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। आई हैव सक्सेसफुली पास द एग्ज़ामिनेशन। जस्ट रिसेंटली संडे को मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम वाज सक्सेसफुल। मेरी मेहनत रंग लाई और आई वाज एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। स्क्रीन पे मैं आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तक जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो मुझे मिला नहीं है, बिकॉज वो विद इन 15 डेज़ मिलता है। जैसे वो मिल जाएगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि ये सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों आपको ये सर्टिफिकेट लेना चाहिए, इसके लेने के फ़ायदे क्या हैं और इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो सबसे पहले तो अगर आप NISM सर्टिफाइड हो जाते हैं वो फॉर रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, तो आपके पास अथॉरिटी होता है। यू विल गेट द लाइसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस, जहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। वो आपको सेबी को सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। एंड वंस द क्राइटेरिया हैज़ बीन फुलफिल्ड दे विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट, द लाइसेंस बेसिकली, which will allow you to give recommendations on buy, sell or hold a specific share or a specific stock in the market. बट ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपके पास वो लाइसेंस आएगा। लाइसेंस आने के पहले आप ये नहीं कर सकते। इवन इफ यू हैव क्रैक द एग्जाम, क्रैकिंग द एग्जाम अलोन विल नॉट qualify you to give recommendations on any particular stock, right? So for that you will have to apply for the license. सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी के बारे में बात करूँ तो ये एग्ज़ाम लाइक मॉडरेट डिफ़िकल्टी का एग्ज़ाम है। अगर आप अच्छे से पढ़ के प्रिपरेशन करके जाते हो, एग्ज़ाम देते हो, दैन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। मैंने भी कर लिया क्रैक, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। In the first attempt, I was able to pass the exam. There were some questions in the exam which I noticed that they were repeated in nature. ये questions पहले भी आ चुके हैं क्योंकि मैंने काफ़ी सारा questions practice किया था, around 650 to 700 questions. I think more than that I have practiced, and वो प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं खुद को रेडी कर पाया कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ, खुद को कॉन्फिडेंट कर पाया, कॉन्फिडेंट महसूस कर पाया तब। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो फिर आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है एग्ज़ाम को क्रैक करना, क्योंकि NISM रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हो तो वहाँ पे 1 मार्क्स नहीं कटता, वहाँ पे 1.25 मार्क्स कटता है, क्योंकि माइनस नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे। इसके कारण से एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर लाइक 60% पासिंग मार्क्स है तो 60% ला के आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कम से कम 80 to 90% का टारगेट रखना होगा, तब जाके आप पास कर पाओगे। या फिर कुछ लोग 100% का टारगेट भी रखते हैं, बट 100% तो कभी आता है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, लॉजिकली, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है। और 1-2 क्वेश्चन भी आप गलती करोगे तो 1.25 मार्क्स आपका कटता है। 1 मार्क्स नहीं, उसके जगह ज़्यादा ही कटता है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25% है, राइट। ये पहली बात डिफ़िकल्टी के बारे में। और इसके फ़ायदे भाई मैं आपको बता दिया कि इसके क्या फ़ायदे हैं। हाँ, ये एक लाइक एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो आपको रेडी करता है मार्केट में उतरने के लिए, आपको इक्विप करता है विद द नेसेसरी टूल्स, विद द नेसेसरी स्किल्स, जो आपको मदद करेगा रिसर्च एनालिसिस करने में, किसी स्टॉक के बारे में जानने में कि एग्जैक्टली उसका क्वालिटी क्या है, एंड इन फ्यूचर क्या वो स्टॉक रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता। बाय द वे इट्स वेरी बेसिक लेवल एग्जामिनेशन। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। बाय द वे मैंने देखा है कि बहुत लोग क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग शायद कहीं ना कहीं ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, एंड देन they get demotivated. So if you were not able to crack in the first attempt, don't get demotivated. Stay positive, prepare well. मैं आपको इस वीडियो में कुछ सजेशंस दूंगा जो आपको मदद करेगा इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में। सो सबसे पहला सजेशन तो ये है कि आप जो NISM का किताब है, जो उसका ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है रिसर्च एनालिस्ट का, उसको ज़रूर पढ़िए। उसको बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं। जो भी क्वेश्चन आता है वहाँ से आता है। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी रहते हैं, ऐसा जानबूझ के किया जाता है ताकि आपका नॉलेज लेवल को चेक किया जाए, आपके अवेयरनेस को चेक किया जाए, आप कितने अवेयर हो करंट सिचुएशन, करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। एंड बुक आपको पढ़ना पड़ेगा,
एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली जितने भी चैप्टर्स है बुक में उनका समरीज़ बनाइए। समरीज़ बनाने के बाद आप उसको रिवाइज करिए, उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी रिवाइज करिए, उसको सॉल्व करिए एवरी डे, लाइक अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व देम। ट्राई टू फोकस ऑन मैथ्स, सम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं सम्स, एंड अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आप फंसोगे और वहाँ पे आपका मार्क्स कटेगा, राइट। सो दिस इज़ समथिंग यू विल हैव टू पे अटेंशन टू। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसके कारण से आई वाज एबल टू स्कोर दिस मच, राइट। एंड उसके लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में फार्मूलाज शेयर किया है। If you have not seen that video, you should go and check it out. I have shared all the important formulas in that video. अगर वो formulas आप पढ़ लेते हो ना, so I can actually guarantee you उसके अलावा और कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो exactly उसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया था। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, D1 डिवाइड बाई R माइनस जी, ये उसका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज अगर आपको पता है तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, PEG रेशियो, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं PE डिवाइड बाई जी, या जी का मतलब ग्रोथ होता है, एंड फॉर्मूलाज लाइक दिस, these are ratios basically, and along with them some few formulas, cost of equity, and then there are few more formulas like earning yield, dividend yield। ये सब formulas को आपको याद करना पड़ेगा। काफ़ी easy है, it's not that difficult, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो सबसे पहला बुक पढ़ना है, बुक का समरी बनाना है, उसके बाद फिर MCQ प्रैक्टिस करना है। MCQ प्रैक्टिस करने के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उसके साथ फार्मूलाज को याद करना है, एंड रिवीजन करते रहना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने से क्या होगा कि वो चीज़ आप भूलोगे नहीं, कम से कम एग्ज़ाम के दिन तक तो नहीं भूलोगे। एग्ज़ाम के बाद फिर आप अपना जितना रिसर्च करना है, जो करना है, जैसे जहाँ पे आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, राइट। बट अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड में उतरो, यहाँ पे आओ, समझो, स्टॉक मार्केट को समझो, वहाँ पे रिकमेंडेशंस देने का हक रखो, आपका वेटेज हो, आपका क्रेडिबिलिटी हो, आप क्यूरियस हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू आर क्यूरियस। इफ यू आर नॉट क्यूरियस, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू, राइट। ओनली फॉर क्यूरियस पीपल, people who want to know more, who want to grow, and who want to have some level of authority, some level of credibility in the market, for them this is the best exam, I think. So go ahead and give the exam, crack the exam, be successful, grow, and make India even a better place. So I think अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड डेफिनेटली अब इस तरह के वीडियो और आएंगे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड बहुत टाइप के वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे इन अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।